अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात। अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात। भारत ग्रुप ऑफ स्कूल और जूनियर कॉलेज में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं आपकी महजबीन मिस आज आपका उर्दू का लेक्चर लेने जा रही हूँ और आज हम आपकी उर्दू युवक भारती 12वीं जमात की किताब से पढ़ेंगे आपका सबक नया शायर और ज़िंदगी के मसाइल, जिसके मुसन्निफ़ है अमीक हनफी। इनके ज़िंदगी के मुतालिक हमने पिछले लेक्चर में मुताला किया था और समझा था कि उन्होंने किस कदर तिबा आजमाई की है और क्या बेहतरीन कारनामे सर अंजाम दिए हैं उर्दू अदब के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबक का अगला हिस्सा। सबक के पिछले हिस्से में हमने पढ़ा था कि किस तरह नए ज़माने के शायर, अदीब, सियासी लोगों की या कुर्सियों की ग़ुलामी में मसरूफ़ हो चुके हैं। वो अपनी शायरी के असास को भूल चुके हैं कि शायरी और अदब समाज की लोगों की समाज के जो हालात होते हैं उस पर तनकीद करता है। वो उन मसाइल पर गौर व ख़ौज़ करता है, उनके हल निकालने की कोशिश करता है, ना कि वो कुछ चुनिंदा लोगों की तारीफ़ और तौसीफ़ के पुल बांधे जो कि इसके हक़दार भी नहीं है। उसी तरह उसने तनकीद की कि किस तरह लोग सिनेमा के पर मौजूद किरदारों के लिए हिस्सास हो जाते हैं पर हकीकी ज़िंदगी के से जो जुड़े हुए होते हैं, वाबस्ता होते हैं, उन लोगों के मुतालिक इनके दिलों में कोई हिस्स पाई नहीं जाती। इन्हें पता होता है कि दूर दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन सा माहौल में क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें ये ख़बर नहीं होती कि इनके पड़ोस में क्या चल रहा है। और बहुत ही हकीकत से करीब ये मज़मून बहुत खूबसूरत से लफ्ज़ों में पिरोया गया, बहुत बेहतरीन मुसन्निफ़ का शाहकार है। मिली है और जो नफ्सियाती तज़िया इनका भरम खोल दिया है। अक़ीदतमंदी शामिल हाल हो तो सियाने, ओझा, आमिल, नजूमी, पामिज़, क़ियाफ़ा शनास और हाज़रात के माहिरीन भी माज़ी और मुस्तक़बिल के पर्दे उठा सकते हैं और इन सब को भी अपने अपने शुबदों पर साइंस होने का दावा है। शुबदों यानी भरम, धोखा या नज़रबंदी, इन सब पे को अपने हुनर पर भरोसा है। उन्हें यकीन है कि हमारा इल्म भी बिल्कुल एक साइंस की तरह है। मैं मशरिक़ और मग़रिब के फ़र्क़ इम्तियाज़ को जोग्राफ़ियाई मफ़रूज़े में आनता हूँ। सूरज के तुलू व ग़ुरूब के मकामात का फ़र्क इंसानियत और इंसानी मसाइल पर असरअंदाज नहीं होता। कहीं सुबह होती है, कहीं दोपहर, कहीं शाम तो कहीं रात, और ये सब बैक वक्त होता है। यूरोप और अमेरिका के शहरों के सामने जो मसाइल है इनके दर्जात मुख्तलिफ लेकिन नौइयत एक है। वहाँ के वाक़यात बेशक हमारे लिए खबर है। हम अभी इन मसाइल से शिद्दत के साथ दो चार नहीं हुए। मेरे शहर में कारखाने की चिमनी और ऊंचा पेड़ मुतवाज़ी खतूत है। माज़ी न यहाँ ज़िंदा है न मुर्दा। फितरत और मशीन के मसाइल भी यहाँ इतने शदीद नहीं हैं। ये वो ज़िंदगी है जिसे मैं जीता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। तो यहाँ मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं? मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि वो मशरिक़ और मग़रिब के फ़र्क को सिर्फ़ एक जोग्राफ़ियाई मफ़रूज़ा मानते हैं। ये सब मानते हैं कि ये सिर्फ़ एक जोग्राफ़ियाई हदें हैं, इन्हें ये हकीकी तौर पर नहीं मानते। इनका इस बात पर कोई यकीन नहीं है कि मशरिक़ और मग़रिब के मसाइल जो है एक सूरज के तुलू या ग़ुरूब होने से असरअंदाज होते हैं। कहीं पर सुबह होती है तो कहीं शाम होती है, सब होता ही रहता है और ये बैक वक्त होता है। यूरोप के जो मसाइल है, जो अमेरिका के शहरों के सामने जो मसाइल है, उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो दर्जात है वो अलग है, लेकिन उनकी जो नौइयत है वो एक ही है। वहाँ के वाक़यात बेशक हमारे लिए खबर हैं। अब हम भी इन मसाइल की शिद्दत के साथ दो चार नहीं हुए। मेरे शहर में कारखाने की चिमनी और ऊंचा पेड़, मतलब उस वक्त के जो हालात बता रहे हैं, मुतवाज़ी खतूत में है, यानी जितने जहर उगलने वाला धुएँ हैं उतने ही पेड़ पौधे वहाँ पर मौजूद है। माज़ी न यहाँ ज़िंदा है न मुर्दा, यानी यहाँ पर माज़ी का वजूद ऐसा है कि है भी और ना भी। और फितरत और मशीन के मसाइल भी यहाँ अब तक इतने शदीद नहीं हुए। मुसन्निफ़ अपने शहर के बारे में बता रहा है। ये वो ज़िंदगी है जिसे मुसन्निफ़ जीते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं।
اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ شاعری نیا موڑ لے چکی ہے اور اس میں زندگی میں بے تکلف، بے حجاب اور براہ راست مستحکم ہو چکا ہے۔ آج کا شاعر اپنی بات کہتا ہے، اس کے پاس معمولات ہیں، معمولات پر غور و فکر اور تحقیق کر کے سائنس آج ابو العلوم بن چکا ہے۔ لیکن شعور اور احساس کی دنیا میں فنون و ادب نے سائنس کے طرز عمل کے بجائے سیاست کے سطحی طرز عمل کو اپنا کر اور اپنے آپ کو دوسروں کا پچ لگو اور اوقات اور توقیر کو بٹایا ہے۔ اب یہ نہ ہوگا۔ میری نظر میں فلسفی، سائنسداں، فنکار اور ادیب ہم مرتبہ ہے۔ شاعر یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ شاعری نے موڑ لے چکی ہے، یعنی کہ اب نئے راستوں پر گامزن ہے۔ اس میں زندگی بے تکلف ہے، بے حجاب اور براہ راست رشتہ مستحکم کر چکی ہے۔ آج کا شاعر اپنی بات کہتا ہے، اس کے پاس اپنے معمولات ہیں، یعنی ایسے معمولات پر وہ غور و فکر کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور اس طرح سے تحقیق اور غور و فکر کر کے آج سائنس ابو العلوم یعنی تمام علوم کا باپ بن چکا ہے، جبکہ شعور اور احساس کی دنیا میں فنون اور ادب نے سائنس کے طرز عمل جائے اس نے سیاست کے سطحی رویے کو اختیار کیا۔ جیسے میں نے بتایا پچھلے لیکچر میں کہ بہت سے شاعر ایسے ہو گئے ہیں جو سیاسی لوگوں کے غلام ہو چکے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو شاعر دوسروں کا پچ لگو یعنی دوسروں کا چاپلوس نہ بنائے اور علیحدہ نہ بنا کر اپنی اہمیت اور توقیر کو نہ گھٹائے تو یہ نہ ہوگا۔ مصنف کی نظر میں فلسفی، سائنسداں، فنکار اور ادیب سبھی کا مرتبہ ایک جیسا ہے۔ ٹیکنالوجی نے سیاست اور تجارت کی جو اطاعت قبول کر کے انسان اور انسانیت میں خلیج پیدا کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجی نے سیاست اور تجارت کی اطاعت کرنا یعنی اس کو اوبے کرنا، اس کی غلامی کرنا، یعنی ٹیکنالوجی بھی صرف سیاست اور تجارت ہے۔ اس لیے انسانی اور انسانیت کے بیچ میں خلیج یا ایک کھائی جیسا پیدا ہو گیا ہے۔ اس کھائی کو مٹانا یا پاٹنا بہت مشکل ہے۔ مادی ترقی کے نام پر استحصال و اقتدار کی جو پاگل دوڑ جاری ہے، آخر اس کی منزل مقصود کہاں ہے؟ مادی ترقی یعنی لوگ جو ہے صرف دنیاوی آسائشوں کو حاصل کرنے کی دوڑ کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ امیر ہو جائیں، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آسائشات ہو جائیں، سب سے بڑا گھر ہمارا ہو، سب سے زیادہ مہنگی گاڑی ہماری ہو، اور اسی لیے لوگ ایک دوسرے کا استحصال کر رہے ہیں، پاگل کی طرح دوڑے جا رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اس کی منزل مقصود کہاں ہے۔ آسائش اور رفتار حاصل کرنے میں جو کچھ ہم نے کھویا ہے، اس کی قدر قیمت حاصل سے کم تھی یا زیادہ؟ قدر قیمت حاصل سے کم تھی یا زیادہ، یعنی جو ہمیں ملا ہے یہ ہمارے حاصل سے جو ہم نے کھویا ہے اس کی قیمت زیادہ تھی یا کم؟ ہمیں اس کا تخمینہ لگانا ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ بے شک ٹیکنالوجی اور صنعت نے انسان کو شاہ معتز بنا دیا ہے، لیکن کہیں اس کا یہ زرعی لمس اسے خود بے جان و بے روح سونے کی مورت نہ بنا دے۔ اچھا، شاہ معتز جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا جس نے یہ وش کی تھی، یہ خواہش کی تھی کہ وہ جس چیز کو چھوئے وہ سونے کا بن جائے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ انسان وہ شاہ معتز ہی بنتا جا رہا ہے، لیکن وہ خود بھول چکا ہے کہ اس کا یہ زرعی لمس جو ہے اس کی جان اور روح کو سونے کی مورت بنا سکتا ہے۔ یہ تمام سوالات وہ ہیں جن کا کوئی جواب سیاست کے پاس نہیں ہے اور نہ مصنف کے پاس ان کا کوئی ریڈی میڈ حل ہے، لیکن ان مسائل کے وجود کا احساس دلانا اور ان سوالات کو اپنے قارئین کے ذہنوں میں اگاتے رہنے میں کیا نقصان ہے؟ یہ سوچتے ہیں کہ کیا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن کم سے کم انہیں کوشش تو اپنی طور سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا کر رہے ہیں، ان مسائل کے وجود کو لا رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں صرف مادی ترقی کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں جنہیں ہمیں محسوس کرنا ہے اور انہیں ہمیں حل کرنا ہے۔ اپنی طویل نظموں میں بالخصوص میرا یہی مشغلہ رہا ہے، اور ان کی طویل جو نظمیں انہوں نے لکھی ہے اس میں ان کا یہی مشغلہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یا لوگوں کو مسائل سے روبرو کرائے۔ نئی شاعری اب تک تنظیم یا تحریک نہیں بنی ہے۔ نئے شاعر کسی منشور یا دستور عمل کے پابند نہیں ہیں۔ خلوص، دیانت اور ذہنی آزادی کی سطح پر ان کے فکر و احساس میں فطری طور پر یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔
नई शायरी पेशा है न कासा, बैसाखी है न बांस के पाँव। एजाज़ व इनाम इसका मकसद नहीं, ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है जो नए शायरों की अपनी अपनी ज़ात ने अन पर आयत किया है। तो मुसन्निफ़ अब शायरों से कुछ कहना चाहते हैं, यानी जिस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ शायर जो है सियासी लोगों के पिछलगू बने हुए हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि नई शायरी हमारे पास एक हथियार है, इसकी कोई तंजीम या तहरीक नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं बने, कोई मंशूर यानी उसूल नहीं बने हुए। खुलूस दयानत और ज़हनी आज़ादी की सतह पर इसके फ़िक्र और एहसास में फितरी तौर पर यकसानियत और हमआहंगी पैदा की जा सकती है, हो जाती है। नई शायरी हमारा पेशा नहीं है, ना ये बैसाखी है, ना ही ये बाँस के पाँव है, यानी ये वो सहारा नहीं है जिसकी मदद से हम एजाज़ और इनामात हासिल कर सकें, वो बैसाखी नहीं है जिसके ज़रिए हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें, बल्कि ये एक फरीज़ा है जो शायर अपनी अपनी ज़ात पर खुद आयत करता है। हम लोग एक दूसरे की तख्लीक़ात से मोहब्बत करते हैं, तारीफ़, तनकीद और तरदीद करने में लाग और लगाव से काम नहीं लेते। नई शायरी के लिए नई तनकीद की ज़रूरत हम भी महसूस करते हैं। मेरे लिए शायरी महज फॉर्म, तकनीक, स्टाइल और डिक्शन का नाम नहीं है, और शायरी के लिए महदूद व मखसूस लफ्ज़ियात पर इसरार करना लग़वियत और नहायत घटिया किस्म की मुसीबत है। शायर कह रहे हैं कि जो शायरी की कौम होती है एक दूसरे की तख्लीक़ात से मोहब्बत करते हैं, तारीफ़, तनकीद और तरदीद करते हैं, एक दूसरे के कामों में तनकीद करते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे की तरदीद करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग लाग लगाव का काम नहीं करते, यानी कहीं ज़्यादा कह दिया, कहीं कम कह दिया, या किसी के सामने बुराई कर दिया, ऐसा नहीं करते। शायरी के लिए तनकीद भी ज़रूरी होती है कि जब शायर किसी शायर की तख्लीक़ की तनकीद होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कहाँ पर ऐब है, कहाँ पर वो चूक गया। मुसन्निफ़ के लिए शायरी महज फॉर्म, टेक्निक, स्टाइल और डिक्शन का नाम नहीं है। शायरी के लिए महदूद मखसूस लफ्ज़ियात पर इसरार करना लग़वियत और नहायत घटिया किस्म की आदत जो है मानते हैं। मुसन्निफ़ साफ़ ज़हन और ईमानदार और पुरखुलूस शायराना एहसास, ज़बान और बयान, उसलूब और हैयत की आक़िबत अज़ खुद सवार देते हैं। अगर ज़हन साफ़ हो और ईमानदार हो और शायरी का एहसास पुरखुलूस हो तो खुद ब खुद जो है शायरी संवर जाती है। मैं अपनी शायरी में लफ्ज़ों का इस्तेमाल कुछ इस तरह करता हूँ कि मानवियत की दोहरी परतें बन जाती हैं, यानी एक तरफ शेर कुछ हो और एक तरफ कुछ हो। जैसे हम इसकी मिसाल लेते हैं कि अकबर इलाहाबादी का जो शेर है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे एक तरफ तो एक महबूब से शिकायत की जा रही है, लेकिन ये उस वक्त के जो सियासी और समाजी माहौल थे, ये उस वक्त के लिए बनी हुई शायरी है। एक सतह पर ज़ाहिरी और बसरी हक़ाइक़ से लुत्फ़ हासिल किया जा सकता है, और अगर दूसरी सतह तक रसाई हो जाए तो असल मुद्दा खुल जाता है। बिल्कुल जैसे मैंने बताया अकबर इलाहाबादी के शेर के बारे में कि एक तरफ तो हमको जो है उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती नज़र आ रही है कि कोई महबूब अपने महबूबा से शिकायत कर रहा है, लेकिन अगर हम उसके असल मकसद तक पहुंच जाते हैं, इसके बातिन तक पहुंच जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कितने गंभीर मसले से मुताल्लिक़ अकबर इलाहाबादी ने बयान दिया था। हम उरूज़ी और अदराक, एहसास और फ़िक्र अपना अबलाग करने लगते हैं। इस तरह लफ्ज़ भी रहता है, अलामत या इशारा भी बन जाता है। हम उरूज़ी मौज़ूनियत के आदी हो गए, मगर इसके बगैर भी शायरी मुमकिन है और महज़्ज़ब ज़बानों में भी की भी जा रही है। नई माशरत और ज़िंदगी के लिए को ऊँट घोड़ों की टापों, बैलगाड़ियों और रथों की चालों से वज़ा की हुई सदियों पर पुरानी बहरे गिरफ्त में नहीं ला सकती, इसलिए उन्हें तोड़ना और झिझोड़ना हलाल व सवाब है। यानी जो कुछ भी पुराने ज़माने में होता आया था, यहाँ पर शायर उस ज़माने में जब मुसन्निफ़ उस ज़माने की तरफ इशारा कर रहे हैं जब शायर जो है मखसूस अपने बादशाहों के लिए, नवाबों के लिए शेर लिखा करते थे, कसीदे लिखा करते थे। तो ये बता रहे हैं कि हमें उन पुरानी बहरों की गिरफ्त से बाहर आना है और इन जंजीरों को तोड़ना और झंझोड़ना हलाल और सवाब है, यानी इसमें कोई गलत बात नहीं। हादसात, वाक़यात, मजज़ूबों और शुबदाबाज़ों की हुजूम अफरीनी से हटकर मैं अपने शोले की शनाख्त के लिए सरगर्दा हूँ। यानी ये हादसात और वाक़यात पर नहीं बोलना चाहते, ये मजज़ूबों पर नहीं बोलना चाहते, ये उन शोबदाबाज़ों के हुजूम से हटकर
कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने अंदर के शोले को, अपनी आँख को भड़का कर अपने आप की पहचान को के लिए सरगर्दा है। मैं जानता हूँ ये वो शोला नहीं जो वैदिक यज्ञ कुंड से लपका था। यज्ञ कुंड जो है पूजा के वक्त जलाने वाला एक घड़ा होता है जिसके आसपास लोग बैठकर इबादत करते हैं, वो भी नहीं है जो आतिश कदे ईरान में शब व रोज़ रोशन रहता था। ईरान के बादशाह जो थे आतिश की परस्तिश करते थे। तो ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो शोला मौजूद है ये वो शोला नहीं है, ना वो है जिस पर प्रोमेथेउस चुर कर अजाब में मुब्तला हुआ था, और ना वो जिसने कोहे तूर को सुरमा बना दिया था। बहरहाल ये एक शोला है जो मेरे वजूद का लिबास बन गया है, वजूद से खला तक, खला से वजूद तक, और दोनों के दरमियान अपनी शायरी के वसीले से मैं इसी शोले की शनाख्त के लिए फिर रहा हूँ। तो ये सबक में मुसन्निफ़ जिस शोले की बात कर रहे हैं ये वो सच है जो वो समाज से कहना चाहते हैं। वो समाज के अंदर की बुराइयों को उजागर करना चाहते हैं, ये उन बुराइयों से लड़ना चाहते हैं। ये वही शोला है, ये वही आग है। ये वो आग नहीं है जो ये कुंडों में से निकलती है, ये वो आग नहीं जिसने कोई तूर को सूरमा बना दिया था, ना ये वो आग है जिसने प्रोमेथेउस को जो अज़ाब में मुब्तला किया था। ये ना वो आग है जो आतिश के ईरान में शब रोज़ रोशन रहती थी, बल्कि ये वो आग है जो समाज की बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहती है। तो यहाँ आपका सबक ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को एक ग्रुप बना हुआ है उर्दू का, तो आप लोग उस ग्रुप में अपने जो असाइनमेंट्स हो उसे सबमिट ज़रूर कीजिए। मैं आपको काम जो है कॉमन ग्रुप में दे दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए, महफूज रहे।